लड़का था जो कि कई सालों बाद अपने पिता के साथ हरियाणा के एक गांव में जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। अनुज आसपास किसी को मदद के लिए ढूंढता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जिसके बाद थक हार कर वो कार में बैठ जाता है। तभी सामने की ओर से कुछ लड़के भागते हुए आ रहे थे, तो अनुज उन्हें देखकर आवाज लगाता है, हेल्प हेल्प, हमारी मदद कीजिए, हमारी कार खराब हो गई है। उनमें से कोई भी वहां नहीं रुकता। ये देखकर अनुज हैरान हो जाता है। तभी उनके पीछे से एक लड़की दौड़ती हुई आती है, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, आज तुम्हारी खैर नहीं, एक एक को यही जमीन में गाड़ दूंगी। ये सब हो क्या रहा है और ये लड़के इस लड़की से डरकर भाग क्यों रहे हैं? तभी सरोज का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर पड़ती है। जिसके बाद अनुज सरोज को उठाता है और उसे कहता है, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अरे मैं ठीक हूँ, और तू कौन से? जी मेरा नाम अनुज है और मैं इस गांव में ना अपने पिता के साथ काफी टाइम बाद आया हूँ। तो रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और यहाँ आसपास हमें कोई दिख तो रहा नहीं है। क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा जो कार ठीक करता हो? क्या मैकेनिक चाहिए तने? इस खाली रास्ते में बावड़ा हो गया से के? ला मैं तेरी इस खटारा ने ठीक करूँ। क्या आप ठीक करेंगी? आपको आती है कार ठीक करनी? के तने के लागे से मैं एक लड़की सू, तो मतलब मैंने कार के बारे में कुछ बेरा ना होगा। अरे बावले, हमारे गांव में बच्चा बच्चा कार मोटरसाइकिल सब ठीक करना जाने से हट परे ने। इतना कहकर अब सरोज अनुज को पीछे करके उसकी कार ठीक करती है। कुछ देर में वो उसकी कार ठीक भी कर देती है और फिर अनुज से कहती है, ये ले छोरे, अब होगी तेरी कार ठीक, जा मौज काट। लेकिन वो सब कौन थे जिसके पीछे आप भाग रही थी और वो सब आपसे डर क्यों रहे थे? शक्ल से तो बड़ा लागे, लेकिन मन से अभी भी बच्चा सा तू। जा कार में बैठ के पोकेमोन देख ले। इतना कहकर अब सरोज वहाँ से चली जाती है और अनुज को भी सरोज की बातें कुछ खास समझ नहीं आती। वो भी अपनी कार में बैठकर गांव चला जाता है। कुछ घंटों में वो अपने गांव के घर में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। यूं ही अगली सुबह अनुज जल्दी उठकर बाहर जॉगिंग पर जाता है। उसके कान में हेडफोन लगे थे। वो फुल आवाज में गाने सुनता हुआ जा रहा था। तभी उसे भैंस का दूध निकालती हुई सरोज नजर आती है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे ये तो वही लड़की है जो मुझे कल मिली थी। इसने मेरी कार भी ठीक कर दी थी। कल मैं इसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाया था, आज करके आता हूँ। इतना कहकर अब अनुज उसके साथ जाता है और सरोज को देखकर उसे कहता है, हेलो मैडम, कैसी हैं आप? याद है कल हम मिले थे जब मेरी कार खराब हो गई थी, तो आपने ही ठीक किया था ना? हाँ हाँ याद आया याद आया। और बता, फिर से खराब हो गई क्या थारी कार, जो ऐसी सुबह सुबह मैंने याद किया तने? अरे नहीं नहीं मैडम, जब से आपने मेरी कार को ठीक किया ना, तब से वो ठीक ही है, जरा सी भी खराब नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई जादू कर दिया हो। अरे छोरे, ये कोई जादू वादू ना से, ये तुम्हारे देसी हाथों का कमाल से, जो तेरी वो खटारा ठीक हो गई। वैसे आप यहाँ करती क्या है और आप उन लड़कों के पीछे क्यों भाग रही थी? अरे यार, के तू भी एक बच्चे की तरह एक ही बात में जड़ से पकड़ के बैठ गया से। कोई और टॉपिक ना से तेरे पास? ठीक है जी, नहीं पूछूंगा। और वैसे आप अपना नाम तो बता दीजिए, आपने मेरी इतनी मदद की है, आपका नाम जानने का हक तो मुझे बनता है ना। तुम्हारा नाम सरोज से, गाँव वाले मैंने रज्जो भी कहे से। काफी अच्छा नाम है आपका सरोज। अच्छा, क्या आप मुझे अपना गांव घुमा सकती हैं? वो क्या है ना, मैं इस गांव में काफी सालों बाद आया हूँ, तो मुझे यहाँ के रास्ते वास्ते कुछ पता नहीं है। अगर एक बार मैं गांव में घूम लूंगा तो मुझे यहाँ के रास्ते याद आ जाएंगे। ठीक से छोरे, तो घुमा देती हूँ। वैसे भी अभी मैं खाली थी, चल तेरे को घुमाती हूँ अपना गाँव। इतना कहकर सरोज अनुज को अपने साथ गांव घुमाने के लिए ले जाती है। दोनों सुबह से दोपहर तक पूरा गांव घूमते हैं और काफी कुछ खाते हैं। धीरे धीरे दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। शाम को जब दोनों थक हार कर घर लौटते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अनुज अपनी माँ को सरोज के बारे में सब कुछ बताता है और उसकी माँ सरला उसे कहती है, क्या बात है, आजकल बहुत मिला जा रहा है गांव की लड़कियों से। मिल तो रहा है, लेकिन ध्यान रखियो, उससे प्यार मत कर लेना। ये हरियाणा है, शहर नहीं। प्यार जैसा शब्द यहाँ पर नहीं चलता। अगर गलती से किसी को पता चल गया कि तेरे और उस लड़की के बीच में कुछ चल रहा है, तो गांव वाले बीच चौराहे पर तुम दोनों की गर्दन उड़ा देंगे। अरे माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? एक लड़का एक लड़की हमेशा प्यार के बंधन में बंधे, ऐसा थोड़ी होता है। वो दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। आप तो मेरी माँ हो, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए।
देख बेटा, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन कल को ये गांव वाले कुछ ना कहे, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। जितना हो सके उस लड़की से दूर रहे, इसी में तेरी और उस लड़की की भलाई है। सरला तो अपनी बेटी को समझाती है, लेकिन अनुज उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और अगले दिन फिर से वो सरोज से मिलने पहुंच जाता है। दोनों पूरा दिन घूमते हैं, बाजार में जाते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दिन अनुज सरोज से अपने मन की बात कह देता है। सरोज, तुम्हारे इस गांव में रहते रहते ना जाने मैं कब यहाँ का होकर रह गया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता मेरा। और तुम्हारा गांव ही नहीं, मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। अब मैं कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इन कुछ दिनों में मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं जो सोचता था वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने लागे था कि तुम्हारे से प्यार नहीं करता, इसलिए मैंने थारे से आज तक अपने मन की बात छुपाई रखी, लेकिन मैंने भी तेरे से प्यार हो ही गया। दोनों इतना कहते ही हैं कि तभी गांव का एक आदमी दोनों की ये बातें सुन लेता है और गांव में जाकर सबको ये बता देता है और इस बात से पूरे गांव में बवाल हो जाता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और गांव के सरपंच के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और गांव का सरपंच हरिया उनसे कहता है, हम दोनों ना पता कि हमने क्या गलती करी है। हम दोनों ने गांव का सबसे बड़ा कानून तोड़ा है और इसकी सजा हम दोनों जरूर मिलेगी। सरपंच जी, माफी चाहती हूँ। हमारा छोरा तो कुछ ही दिनों पहले शहर से वापस आया से, उसे इस गांव के कानून का ना पता से। माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई, बच्चा है ये। नहीं माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं सच में सरोज से बहुत प्यार करता हूँ। और अगर ऐसा गांव का कानून है कि लड़की से प्यार नहीं कर सकते गांव की, तो ठीक है, जिसने ये कानून बनाया उसे मेरे सामने लेकर आओ। बहुत जुबान चाला थारे छोरे सरला, घनी आस की बाजी करने लगे हो। आज इसकी आस्की का भूत उतारेंगे। सुनो, सभी दोनों को जाकर अलग अलग कमरे में बंद कर दो। कल सुबह दोनों की आस्की का भूत उतारेंगे एक साथ, गाँव के बीचों बीच दोनों को आग में फूंक कर। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को भी बंद कर दिया जाता है। ये सजा सुनकर दोनों घबरा चुके थे। रात होते ही अनुज के कमरे में सरला किसी तरह चोरी चुपके से आती है और उसे वहाँ से बाहर निकाल कर कहती है, बेटा यहाँ से भाग जा। अगर तुम दोनों यहाँ रुके तो ये गांव वाले तुम्हें जिंदा जला देंगे। तू हमारा इकलौता सहारा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। बेटा एक काम कर, तू जा सरोज के साथ, इसे ले जा अपने साथ और फिर कभी यहाँ मुड़कर वापस मत आना। तुम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन माँ, आपका और पापा का क्या? मैं और तेरे पापा सब संभाल लेंगे, तू जा सरोज के साथ। अब अनुज सरोज को भी उस कमरे से निकालकर उसके साथ कहीं दूर चला जाता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन यहाँ गांव वाले अनुज के माता पिता को मार देते हैं। आशिका अपने प्यार कमल से शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और आज कमल अपनी माँ मधुबाला के साथ उसे देखने आने वाला था। कुछ ही देर में कमल मधुबाला के साथ आता है तो आशिका की माँ सुमन कमल के साथ आई एक सुंदर सी औरत को देखकर कहती है, अरे कमल बेटा, तुम्हारी माँ नहीं आई? तुमने तो कहा था कि वो भी आएंगी तुम्हारे साथ। अरे होने वाली सासू माँ, ये मेरे साथ जो आई है यही है मेरी माँ मधुबाला। क्या ये है समधन जी? अरे इनको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े लड़के की माँ है। वो क्या है ना समधन जी, मुझे खुद को मेंटेन रखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतनी यंग और फिट हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए, मैं आशिका को बुलाती हूँ। सुमन कमल और मधुबाला का स्वागत करने के बाद आशिका को बुलाती है। आशिका हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे लिए बाहर आती है और अपनी सास के आगे रखते हुए कहती है, माँ जी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया बहू, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। आओ बैठो मेरे पास। आशिका मधुबाला के पास बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर सभी बातें करते हैं। इतने में दरवाजे से एक आदमी झांकता हुआ घर के अंदर ही आ गिरता है। उसको एकदम से गेट के अंदर गिरते देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी मधुबाला कहती है, अरे चड्डा जी, आप यहाँ कैसे? चड्डा जी, आप इनको जानती हैं समधन जी, और ये हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ। बोलो चड्डा अंकल, यहाँ क्यों आए? ये मेरा होने वाला ससुराल है। वो क्या है ना कमल बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने बोला था कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा और मधु जी का ख्याल रखूं, और आज तुम अपनी शादी की बात करने आए हो तो मैं एक बाप की कमी पूरी करने आ गया। अरे चड्डा जी, आप कितना सोचते हैं मेरे बारे में, I mean हमारे बारे में।
आइए आइए। चड्डा आकर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन ये नजारा देखकर सुमन धीरे से आशिका को अपने पास लाकर उसके कान में बोलती है, अरे आशिका देख तो तेरी सास का यार इसके पीछे यहाँ तक आ गया। देख रही है जलवे अपनी सास की। क्या मापी, अरे क्या पता वो सच में कमल और माजी की फिक्र करते हो। आप ये सब छोड़ो, शादी की बात आगे बढ़ाओ। सुमन मधुबाला और कमल के साथ बातें करके शादी की तारीख पक्की कर देती है। 2 हफ्तों बाद आशिका और कमल की धूमधाम से शादी होती है। आशिका अपने ससुराल में कदम रखती है, जहां वो देखती है कि उसके स्वागत के लिए उसकी सास के पीछे 4 आदमी खड़े हैं। ये देखकर वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी आपके पीछे किसी पार्टी के सदस्य खड़े हैं क्या? मतलब अक्सर तो औरतें ही ज्यादा दिखती हैं शादी के वक्त, लेकिन यहाँ बहू वो एक तो चड्डा जी ही हैं, उनसे तो तुम मिल चुकी हो। दूसरे शुक्ला जी हैं, एक शर्मा जी हैं और चौथे चौबे जी हैं। ये सारे तेरे ससुर जी और मेरे दोस्त हैं। उनके जाने के बाद ये लोग हर कदम पर मेरे साथ खड़े हैं। अब स्वागत में भी अकेली खड़ी रहती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इनको भी बुला लिया। हाँ बहू, हमें भी अपने ससुर जी की तरह समझो, क्यों मधुबाला जी? शर्मा जी की इस बात पर मधुबाला शर्माने लगती है। ये देखकर आशिका मन ही मन कहती है, यहाँ तो एक नहीं 4 लेकर घूम रही है मेरी सास। हे भगवान, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। कमल और आशिका का बहुत अच्छे से स्वागत होता है, जिसके बाद दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ आशिका अपने ससुराल को संभाल तो लेती है, लेकिन अक्सर उसके घर में उसकी सास के 4 यार डेरा जमाए बैठे रहते थे, जिनसे वो बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक शाम मधुबाला आशिका को चाय बनाने के लिए हॉल में बैठी बोलती है, बहू मेरे लिए 1 कप चाय बनाना, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। इतने में दरवाजे से चड्डा, शर्मा, चोबी और शुक्ला जी आते हैं और उनमें से चड्डा जी बोलते हैं, बहू 1 कप नहीं 5 कप बना लियो, हम भी हैं यहाँ। अरे आप चारों आओ आओ। चारों आकर सोफे पर बैठकर मधुबाला से बातें कर रहे होते हैं और रसोई में इनके ऑर्डर सुन रही आशिका खुद से कहती है, ये माँ जी के 4 यारों का खुद का कोई घर बार है या नहीं? जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं। इतना बोलकर आशिका गुस्से में सबके लिए चाय बनाती है। वो बाहर बैठे अपनी सास के 4 यारों के लिए चाय लेकर जाती है तो देखती है कि शुक्ला जी मधुबाला का सर दबा रहे हैं। ये देखकर आशिका कहती है, माँ जी आपको सिर दर्द हो रहा है तो मुझसे कहती ना, मैं दबा देती। आप ऐसे कैसे शुक्ला अंकल से अपना सिर दबवा सकती है? इसमें क्या परेशानी है आशिका बहू? एक दोस्त दूसरे दोस्त का सर नहीं दबा सकता क्या? हाँ बहू, शुक्ला जी सही कह रहे हैं। अरे मेरे लिए कोई पराई नहीं है ये, जिनसे मैं शर्म करूं। आशिका चाय की ट्रे टेबल पर रखकर वापस रसोई की तरफ जाते हुए मन में बोलती है, हाँ माँ जी, शर्म तो आपने बेच खाई है। इस उम्र में आपने 4 यार बना रखे हैं, जिनसे आप सेवा करवाती है। बताओ किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? आशिका को अपनी सास के 4 यारों का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके लिए उस शाम वो अपने पति कमल को कहती है, कमल तुमने बोला था तुम्हारी माँ ओपन माइंडेड है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे हमेशा उन चारों के साथ घूमती है, घर में भी चारों एक साथ ही रहते हैं। अरे तो क्या हुआ, माँ की दोस्त है, माँ उनके साथ घूम फिर नहीं सकती क्या? दोस्त है या यार? क्या बोला तुमने? यार, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। मेरी माँ है वो, तुमसे प्यार इसलिए किया था मैंने कि तुम दुनिया से थोड़ी हटके सोच रखती हो। अगर तुम भी उनकी तरह ऐसे ही सोचोगी तो मुझे तुमसे प्यार करने पर रिग्रेट होगा। इतना बोलकर कमल कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन शाम के वक्त आशिका मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही होती है। तभी मोहल्ले की 2 औरतें आपस में बातें करते हुए कहती हैं, अरे शांति बहन, तुमको पता ही है मोहल्ले का माहौल कितना बेकार है। अरे वो मधुबाला जी इस उम्र में अपने 4 यार को अपने पीछे घुमाए फिरती रहती है। मुझे तो डर है उनकी देखा देखी उनकी बहू भी यही ना करे। मैं तो अपने इनको और अपने बेटे को भी बाहर नहीं निकलने देती। क्या पता कल इनको भी अपने झांसे में फंसा ले। अपनी सास और अपने लिए ऐसी कड़वी बातें सुनकर आशिका की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और जैसे ही वो घर आती है तो देखती है कि घर में मधुबाला उन चारों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही है, जिसमें चड्डा जी मधुबाला को पकड़ते हुए गोद में उठा लेते हैं
आशिका का ये देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है माँ जी? अरे आज तो आपने शर्म की सारी हदें पार कर दी।